जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट नाइट इन्वायरमेंट से संबंधित यूनिट है, उसे हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, ऑक्सीकृत दाब ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एकत्रण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की क्षमता के बीच असंतुलन है। दूसरा है, ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीकारों की उपस्थिति में काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें ये दोनों से ही उत्तर सही निकालना है। कथन एक सही है, क्योंकि कथन ऑक्सीकृत दबाव, जो ऑक्सीकृत दबाव है, ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एकत्रण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की दक्षता के बीच असंतुलन है और ऑक्सीकृत दबाव को परिभाषित करता है। लेकिन कथन सेकंड सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीकारों की उपस्थिति में काफ़ी बढ़ जाता है। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः जो है, शिशुओं में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ये होता है जल में नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम को शिशु मेथेमोग्लोबिनेमिया के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर नवजात शिशु में होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित शिशु की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। ये मुख्य रूप से शिशुओं में पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक से मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण और दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं? तो ये है मिथाइल पारा। मिथाइल मरकरी पारा, मिथाइल मरकरी पारा का एक रूप है जो बहुत जहरीला होता है। जब बैक्टीरिया पानी, मिट्टी या पादपों में पारा के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका निर्माण होता है। ये मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण और दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। मिथाइल मरकरी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मिनमाता रोग है। निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक होस्ट की आवश्यकता होती है? तो हैजा, मलेरिया, शिस्टोमोसिस, ट्रकोमा। तो इनमें देखिए, मलेरिया के प्रसार के लिए, मलेरिया के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम समूह के एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ये विशेष रूप से संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। तेज बुखार और ठंड से कपकपी मलेरिया के सामान्य लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण नहीं होता? तो इनमें कौन सा रोग ऐसा है जो पराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण नहीं होता? तो ये है श्वास नली शोथ। देखिए, मेलोनमा यह स्किन कैंसर नामक रोग है जो पराबैंगनी विकिरण के प्रभावन के कारण फैलता है। इसमें स्किन डैमेज, चकत्ते पड़ना, लालिमा आना आदि समस्याएं आती हैं। इसके अलावा नेत्र क्षति तथा इरिथमा रोग भी पराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण होता है, जबकि श्वास नली शोथ रोग पराबैंगनी प्रभावन के कारण नहीं होता। डिजीज फर्स्ट जो है मोड ऑफ स्प्रेड 7 में दिया है, जैसे हैजा, रोहा यानी ट्रैकोमा, शिस्टोसोमाइसिस, डेंगू। तो यहाँ पे देखिए, रोग और प्रसार का तरीका दिया है, जैसे हैजा 7 में दिया प्रदूषित जल का अंतर्ग्रहण, रोहा यानी ट्रैकोमा स्वच्छता रखने के लिए जल का अभाव, शिस्टोसोमाइसिस इसमें जल से संपर्क होता है पर अंतर्ग्रहण नहीं होता, डेंगू ये परपोषी की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखें क्रमशः हम, तो ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। तो क्रमशः यदि देखें तो जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये कथन सही है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण मानवीय जीवन में प्रतिदिन होने वाला प्रदूषण है जो इसे श्रवण संबंधी, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कथन 2, मानवीय अवधारणा ध्वनि प्रदूषण के संबंध रैखिक न होकर क्षैतिज है। नीचे दो कथन दिया गया है। पहला है, काफ़ी अधिक विषाक्त पदार्थ के सिंगल डोज अथवा लगभग घातक पदार्थ के सतत डोज की परिणति क्रोनिक विषैले प्रभाव के रूप में होती है। दूसरा, अक्यूट विषाक्त प्रभाव दीर्घ अवधिक और अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये प्रभाव लंबे समय तक विषैले पदार्थों के संपर्क में होने से प्रतिफलित होते हैं तथा इन मामलों में जीवन के बच पाने की दर बहुत कम होती है। तो यहाँ पे देखिए, कथन 2 गलत है। अक्यूट विषाक्त किसी पदार्थ के अत्यधिक सेवन के बाद थोड़े समय में ही प्रभावी हो जाता है और अत्यधिक जोखिम के मामले में मृत्यु भी हो सकती है। कथन पहला है कि शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश एक पूर्वापेक्षा है। दूसरा,
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में बार बार होने वाली परिघटना है। तो यहाँ पे हम कथन देखें तो कथन 2 गलत है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में केवल शीतकाल में होने वाली परिघटना है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को ए और दूसरे को आर कहा गया। अब देखिए, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। दूसरा, उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर का चयन करें। तो अभी कथन जो है असत्य है, क्योंकि डीजल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना की, देखिए जो डीजल वाहन है वो पेट्रोल वाहन की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होते हैं। डीजल वाहन जो होता है वो पेट्रोल वाहनों की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तर्क सही है। डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव, आँख में जलन, नाक और गले में जलन, कैंसर जनक प्रभाव, दृश्यता में कमी। तो जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित कौन से परिणाम होते हैं? स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, आँख में जलन, नाक और गले में जलन, कैंसर जनक प्रभाव, दृश्यता में कमी। निम्नलिखित में से अगर देखें तो कौन सा सही है? तो जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक व गले में जलन पैदा करता है। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? रक्त निर्माण क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न, श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना और सरदर्द और रक्तचाप स्तर में वृद्धि। तो वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी रोगों का बढ़ना होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। जल में रोगाणु यानी पैथोजेंस इन वाटर, वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथीज पैरासाइट्स हो गया। तो इनको हमें क्रमशः सुमेलित करना है। तो जैसे विषाणु, जल में रोगाणु में विषाणु, ये विषाणुओं से हेपेटाइटिस, जीवाणु से हैजा, प्रोटोजोआ से पेचिस, हेलमिंथीज से सिस्टोसोमाइन्स। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कालावधि, व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत से, मानव कान की संवेदनशीलता से। तो देखिए, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कालावधि, मानव कान की संवेदनशीलता और ध्वनि की आवृत्ति रेंज द्वारा विनियमित होता है। नीचे 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक गंभीर श्वास रोधक है और इसके लघु अंश के उद्दासन से घातक स्वास्थ्य मसले उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा, रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक सहज संबंध होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही उत्तर देना है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर समस्याओं का जनक है। क्या है? गंभीर समस्याओं का जनक, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गंभीर समस्याओं का जनक है, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, श्वसन संबंधी आदि। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण अचेतन तथा मौत जैसी अवस्था भी आ सकती है। डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है DO, यानी घुलित ऑक्सीजन DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? मनुष्य, पशु, मछली, फसल और सब्जियां। तो ये होगा मछली के लिए। अधिक खतरनाक अपशिष्टों में शामिल हो सकते हैं पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, अप्रतिक्रियात्मक यानी नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, कोरेसिव सब्सटेंसेस, संक्षारक पदार्थ। तो इसमें देखिए, खतरनाक अपशिष्ट वो कचरा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरा बना रहता है। अधिक खतरनाक अपशिष्ट निम्न है: पैथोजन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, संरक्षक पदार्थ। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में वैश्विक उत्सर्जन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वो प्राथमिक प्रदूषक है जिसके मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। नीचे 2 कथन दिया गया है, अभिकथन ए और दूसरा। पहला है कि जैविक ऑक्सीजन मांग BOD की काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषण नदियाँ, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग BOD की काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है। दूसरा, एनारोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग, बीओडी की काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का उपापचय करके मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 400 ppm है। प्रतिशतता के रूप में हवा में इसकी कितनी सांद्रता होगी? तो इसमें होगा 0.04%। ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स पर मिलियन होता है या किसी विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी विलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन या ppm कहते हैं। सिस्टोमाइसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से वो किससे फैलती है? तो वो किससे? सर्केरिया से फैलती है। शिस्टोमियासिस रोग जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। हल्की गर्मी या ज़्यादा गर्मी वाले देशों में मीठे पानी के परजीवी कीड़े सर्केरिया के संक्रमण के कारण फैलती है। यह परजीवी सहारा स्थित अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन में पाया जाता है। निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ सुमेलित करना है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल आपदा, लव केनाल त्रासदी, लॉस एंजल्स स्मॉग, से 2 खतरनाक पदार्थों की डंपिंग, पेरोक्सीटिल, नाव की दुर्घटना, मिथाइल आइसोसाइनेट। पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों के साथ सुमेलित करना है। भोपाल गैस त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ, चेरनोबिल आपदा नाव की दुर्घटना के साथ, लव केनाल त्रासदी खतरनाक पदार्थों की डंपिंग के साथ, लॉस एंजल्स स्मॉग पेरोक्सीटिल नाइट्रेट पैन के साथ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वन, किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। दूसरा, कुछ प्रजातियों के वृक्ष कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्राप्सोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है। तो देखिए कथनों में अगर हम सही सुमेलित करें तो दिए गए अभिकथन में वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं सही है, क्योंकि वायु गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार गैस ऑक्सीजन पौधे के प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। कथन, कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्राप्सोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है सही है। आइसोप्रीन अपने शुद्ध रूप में एक बेरंग वाष्पशील तरल है या एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कई पौधों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन में अनुसार सम्मिलित करना है। एलर्जेन, म्यूटाजेन, कार्सिनोजेंस, टेराटोजेन। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नगत उसमें देखें तो क्रमशः एलर्जेन, म्यूटाजेन, कार्सिनोजेंस और टेराटोजेन। तो जो एलरेजेन ये प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाला पदार्थ, म्यूटाजेन कोशिकाओं में आनुवांशिक तत्वों में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाला रसायन, कार्सिनोजेंस क्या है? ऐसे पदार्थ जिससे कोशिका में आक्रामक नियंत्रित वृद्धि होती है, और टेराटोजेन ये भ्रूण की वृद्धि और विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाला रसायन है। आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत क्या है? बेंजीन जो है सीमेंट उद्योग से, कार निस्सर्जक से, पेंट और वर्निश से, सिगरेट से, किससे निकलता है? तो देखिए आसपास की हवा में अगर देखें तो जो बेंजीन होता है, आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है कार से निकलता है। बेंजीन जो कि एक हाइड्रोकार्बन रसायन है जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य है। इसका उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमीन आदि भारी मात्रा में उत्पादित रसायनों के निर्माण में होता है। चूँकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशतता या मिलाया गया होता है, इसलिए अतिरिक्त डीजल में कार्सिनोजन वाले जहरीले रसायन होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन का उत्सर्जन करते हैं। बेंजीन बहुत ही खतरनाक रसायन है, इसके चलते कैंसर होने का खतरा बन गया है। WHO के अनुसार डीजल में उपस्थित कार्सिनोजन वातावरण में बेंजीन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक रसायनों को घोल रहा है जो हमारी सांसों के जरिए शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। निम्न शोध मंड का उच्च सांद्रण वांछनीय है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं। दूसरा, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो दिए गए अभिकथन ए में कि निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन की उच्च सांद्रण वांछनीय गलत है, क्योंकि ओजोन का उच्च सांद्रण क्षोभ मंडल नहीं अपितु तो ओजोन मंडल में होता है। ये धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य होता है। इस मंडल में उपस्थित ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तल पर जीव जंतु की रक्षा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।
ई पाठशाला किसकी पहल है? तो ये है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पहल ई पाठशाला है। ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से नवंबर 15 में शुरू की गई एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ कार्बनिक एरोसॉल कैंसरजन कार्सिनोजेन होते हैं, उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। तो दिए गए कथन में देखें तो कुछ कार्बनिक एरोसोल कैंसरजन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्बनिक एरोसोल कैंसर को बढ़ावा देते हैं। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। तो ये चर्म स्नायु संबंधी समस्या का, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में चर्म स्नायु संबंधी समस्या का कारण होता है। क्रोमियम के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट खराब हो रहना, अपच उल्टी की शिकायत होना, ये सब भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक घटक है। यह तीव्र गंध युक्त एवं तीक्ष्ण विषैली गैस है, जो कई प्रकार के औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है या मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है तथा फेफड़ों की गंभीर बीमारी पैदा करती है। धुंध, कोहरे, अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है? तो यह है पैन। पैन यानी एक तरीके से पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक स्मॉग में उपस्थित होती है। ये नाइट्रेट के उत्पादन और वातावरण में रासायनिक क्रिया के द्वारा विषाक्त प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? आर्द्र स्थल, फोम उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, सीमेंट उद्योग। मीथेन की उत्पत्ति गोबर तथा वनस्पतियों के सड़ने, जुगाली करने और मवेशियों के गुदाद्वार से हवा छोड़ने से दलदली मर्सी व तरबेट से होता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मीथेन का सांद्रण होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही के समय में नगरीय कोयले से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो ये था बीजिंग। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक था? तो क्लोरोफ्लोरो यानी CFC वायु में है। CFC वायु में है, तो ये फोम उद्योग है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों का साधारण यौगिक है। स्पेकैंस एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम उद्योग, प्लास्टिक, अग्निशमन तथा सौंदर्य प्रशासन सामग्री इसके मानव से संबंधित स्रोत है। CFC गैस का उत्सर्जन समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मानव स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? तो ये है 6%। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? तो यह है कीटनाशक के कारण। कीटनाशक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषकों को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखें और श्वसन नली में जलन होती है। तो ये है सतही ओजोन। सतही ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके कई सारे द्वितीय प्रदूषक जैसे सतही ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन को जन्म देती हैं, जिससे मनुष्य की आंख व नाक में जलन तथा गले में जलन के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इसमें डेंगू नहीं है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा आदि जल जनित रोग हैं। डेंगू एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे क्यूलिक्स फैंटिगेस तथा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो कौन सा इसमें है? विलंबित सूक्ष्म कण। श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का कारण वायु में अवांछित ठोस या गैस कणों की इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थिति है कि वह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाए। ऐसे 5 प्राथमिक प्रदूषक हैं जो संयुक्त रूप से विश्व के 90% वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा विलंबित सूक्ष्म कण। इन वायु प्रदूषकों में से विलंबित सूक्ष्म कण श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो ये है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। सभी प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हाल ही में ब्राजील में किस जीवाणु में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था? तो ये सैल्मोनेला स्पीशीज में। हाल ही में सैल्मोनेला स्पीशीज में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2018 के अंत में ब्राजील में सैल्मोनेला स्पीशीज नामक जीवाणु की खोज की जिसमें उन्हें प्रतिजैविक प्रतिरोध दिखाई दिया। अब यहाँ से हम प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत यानी नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज सोलर के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।